जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज हम बात करेंगे DSSB TGT PGT के प्रैक्टिस सेट 2 की। तो दोस्तों, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 देख लिया था और ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं तो उसके रिकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चंस ये सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे या कोई आपका टॉपिक है जो कि कमज़ोर है, जिसकी वीडियोज़ जिसके नोट्स आप चाहते हैं, तो मुझे बताएं। मैं उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाकर अपलोड कर सकता हूं, जिससे आप नोट्स बना लें, अपनी तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों, न्यू बैच जून 2021 के नाम से हमने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिस पे कंप्लीट सिलेबस कराया गया है टीजीटी पीजीटी का, यूजीसी नेट का। तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, वहां से अपने नोट्स बना सकते हैं, क्वेश्चंस आंसर सॉल्व कर सकते हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। और दोस्तों, हमारी जो कम्युनिटी पोस्ट होती है उनके क्वेश्चंस के आंसर भी आप देते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन आंसर की। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। 13 तक के प्रश्न हमने देख लिए थे। प्रश्न है, कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? कामरेड का कोट जो कहानी है, इसके लेखक का नाम यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शंस दिया हुआ है, विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, ज्ञान रंजन या फिर संजय। तो दोस्तों, सही उत्तर जो होगा ना, वो है ऑप्शन डी, संजय। कामरेड का कोट ये प्रकाशित हुआ था 1993 ईस्वी में। संजय का कहानी संग्रह है। इसकी 5 कहानियों में से 2 कहानियां बधिया बैल और भगदत्त का हाथी में लेखक ने बिहार में गहरी जड़ें जमाए सामंतवाद की सघन पड़ताल की है और अपनी विवादास्पद कहानी कामरेड का कोट में अन्याय और शोषण पर आधारित सामंतवाद के विरुद्ध लड़ाई की रणनीति निर्धारित की है। यह स्थानीय समस्याओं की पृष्ठभूमि में निष्ठा और समर्पण के साथ व्यवहारिक रणनीति स्वीकार किए जाने और विकास पर बल देने वाली कहानी है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भांड कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, बी है विशस् विस्मौषधम, सी है भारत दुर्दशा या फिर डी नील देवी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो दोस्तों सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, विशस् विस्मौषधम। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक ये पात्रीय नाटक भांड है। यह बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव को उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। फिर अगला प्रश्न है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? आलोचक के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर हरबंश लाल शर्मा। तो दोस्तों, यहाँ पे सही उत्तर जो है ना, वो ऑप्शन ए है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वह अपने को भूल जाता है। ये हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम क्या है? ऑप्शंस दिया हुआ है, अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या फिर अभिव्यक्तिवाद। तो सही उत्तर होगा हमारे यहाँ पे भुक्तिवाद, ऑप्शन सी। आचार्य भट्ट नायक सांख्य दर्शन के अनुयायी थे। उन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की है, विभावानुभाव व्याभिचारी विभावानाद्रस भुक्ति, अर्थात
विभाव, अनुभव और व्याभिचारी भावों के विभावन के रस की भुक्ति होती है। भट्ट नायक का मत भुक्तिवाद या भोगवाद नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं? ऑप्शंस दिया हुआ है, कुंतक, विश्वनाथ, भामा या फिर आनंद वर्धन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुंतक। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। इन्होंने वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को काव्य का जीवन घोषित किया है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्तिरेव वैदग्ध भंगी भड़ी तिरुच्यते, अर्थात वक्रोक्ति कार्य कौशल पर आधारित वाक वैचित्र चमत्कार पूर्ण अभिव्यक्ति है जिससे नए अर्थ की उद्भावना होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, कुंतक। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है, कालरिज, क्रोचे, टी.एस. इलियट या फिर मैथ्यू आर्नाल्ड। अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कौन से? ऑप्शन बी, क्रोचे। क्रोचे का नाम है बेनेदेत्तो क्रोचे। उन्होंने आत्मवादी दर्शन के आधार पर सौंदर्य सिद्धांत की व्याख्या की है जो अभिव्यंजनावाद नाम से प्रसिद्ध है। अभिव्यंजनावाद का मूल स्रोत वस्तुतः स्वच्छंदतावाद की उस प्रवृत्ति से है जो परंपरा, रूढ़ि, नियम आदि का विरोध करती है। क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत साहित्य या कला समीक्षा की कसौटी प्रस्तुत नहीं करता, वरन यह काव्य या कला की उत्पत्ति या सृजन प्रक्रिया का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे है, क्रोचे। प्रश्न है, प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है? प्रेमचंद और उनका युग के लेखक ऑप्शंस दिया हुआ है, हंसराज रहबर, इंद्रनाथ मदान, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर रामविलास शर्मा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा हिंदी के प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक, विचारक, भाषाविद एवं कवि हैं। ठीक है। प्रेमचंद और उनका युग ये आई थी 1952 ईस्वी में। रामविलास जी आलोचना, ये जो है ना क्या कहते हैं, प्रेमचंद और उनका युग, ये आलोचनात्मक कृति है। यह प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन के भीतर चल रहे विवादों से संबंध है। प्रेमचंद जी रामविलास शर्मा के सम्मानित लेखक हैं क्योंकि उन्होंने जनता को अपनी कला का शक्ति स्रोत मानकर साहित्य सृजन किया है। यह कृति प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, एक दो प्रश्न तो ऐसे पूछे ही जाते हैं। तो बात करते हैं, नहीं, ये लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है A, B, C, D। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करते हैं किसकी? सही उत्तर की। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, स्वयंभू, पुष्पदंत, अधामाण, हेमचंद्र। रचना काल की दृष्टि से पूछ रहा है। ठीक है, रचना काल की दृष्टि से जो ऑप्शंस हैं इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु, 8वीं शती की है। पुष्पदंत की महापुराण है 10वीं शती की। अधामाण की संदेश राशक है 12वीं शती की। और हेमचंद की है सिद्ध हेम शब्दानुशासन, ये है 12वीं शती की। ठीक है, फिर है प्रश्न 22, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जन्म काल के अनुसार पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये है। तो ये है बिहार, यहाँ पे दिया हुआ है A, B, C, D। तो यहाँ पे भी हम सही उत्तर की ही बात करेंगे। तो सही उत्तर जो है हमारा वो है ऑप्शन ए, बिहारी देव भिखारी दास पद्माकर। अब किस तरह से ये देख लेते हैं। तो बिहारी जीवन काल है 1595 से 1663 ईस्वी। देव कवि का जीवन काल है 1673 से 1767 ईस्वी।
भिखारी दास का रचना काल जो है वो है 1728 से 1750 ईस्वी और पद्माकर का 1753 से लेकर के 1833 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो जन्म काल या जीवन काल कह सकते हैं, इस तरह से प्रश्न आता है। तो इसमें सबसे जो सही उत्तर है वो बात करते हैं, ऑप्शन ए है हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल और गोपाल सिंह नेपाली। अब कैसे, तो इनके सन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सन दिया हुआ है हरिवंश राय बच्चन 1907 से 2003 ईस्वी, नरेंद्र शर्मा 1913 से 1989 89 ईस्वी, गोपाल सिंह नेपाली 1913 से 1963 ईस्वी और रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 से 1996 ईस्वी। ये कैसा हो गया, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया लगता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल, गोपाल सिंह नेपाली, तो यहाँ पे जो है ना गोपाल सिंह नेपाली, रामेश्वर शुक्ल अंचल, ये ऑप्शन ही थोड़ा सा गलत है। कैसे, क्योंकि गोपाल सिंह नेपाली का जो समय है ना वो 1913 है और रामेश्वर शुक्ल अंचल का जो है ना वो 1915 है। तो ठीक है, रामेश्वर शुक्ल अंचल के पहले आएंगे गोपाल सिंह नेपाली, हरिवंश राय बच्चन, फिर आएंगे नरेंद्र शर्मा, फिर आएंगे गोपाल सिंह नेपाली और उसके बाद आएंगे रामेश्वर शुक्ल अंचल। फिर अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृति का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया हुआ है, तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर। तो राष्ट्रकवि भी कहलाते हैं मैथिली शरण गुप्त, तो उनकी जो सही अनुक्रम है वो है पंचवटी 1925 ईस्वी, फिर है साकेत 1931 ईस्वी, फिर है यशोधरा 1932 ईस्वी और अंत में द्वापर 1936 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 25 है और जिसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, फिर बाघ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम। चलिए सन देख लेते हैं इसमें। तो अभी बिल्कुल अभी 1960, जमीन पक रही है 1980, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 और अंत में है बाघ जो कि लंबी कविता कही जाती है और जिसका क्या कहते हैं प्रकाशन वर्ष है 1998 ईस्वी। फिर प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शंस दिया हुआ है बी सी डी करके, तो इनमें से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा कुआं, बकरी। अब सन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सन जो दिया हुआ है वो है नारद की वीणा, इसके रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र और प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। फिर है कोणार्क, कोणार्क के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर 1951 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर है अंधा कुआं, लक्ष्मी नारायण लाल का 1955 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और अंत में है बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 1974 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 की प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है परिति परिकथा, यहाँ पे ऑप्शन है ए बी सी डी के तौर पे और इसमें से सही उत्तर हमें चूज करना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, परति परिकथा, दीर्घ तप, जुलूस, पलटू बाबू रोड। अब सन देख लेते हैं कि कौन से सन का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है।
तो यहाँ पे जो सबसे पहला है परती परिकथा 1957 ईस्वी का है, दीर्घतपा 1964 ईस्वी, जुलूस 1965 ईस्वी और पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी 79। ठीक है। फिर प्रश्न है रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? ABCD के तौर पे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से सही उत्तर है रमेश चंद्र शाह के। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर और विनायक। तो गोबर गणेश का प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी, किस्सा गुलाम का 1986 ईस्वी, पूर्वापर का 1990 ईस्वी और विनायक का 1914 ईस्वी। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते, नहीं अंतिम नहीं, 30 तक देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियमवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? अच्छा, ये अनुक्रम वाले 10 प्रश्न हमने देख लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ABCD के तौर पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर है ऑप्शन सी, 55 खंबे लाल दीवारें, रुकूंगी नहीं राधिका, शेष यात्रा और अंतरवर्षी। तो इसमें से सन देख लेते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे है 55 खंबे लाल दीवारें 1961 ईस्वी, रुकूंगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी, शेष यात्रा 1984 और अंतरवर्षी 2000 ईस्वी। फिर आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। उसके बाद सूची का है मिलान वाला, वो कल देखेंगे। तो यहाँ पे लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन है ABCD के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें से सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ड्सवर्थ, क्रोंचे, TS इलियट, IA रिचर्ड्स। ठीक है। तो इनका अब सन भी देखना पड़ेगा। अब ये देख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ का 1977 से 1850 ईस्वी, बेन देते क्रोंचे, इनका आ जाएगा 1866 से 1952 ईस्वी, TS इलियट, इनका आ जाएगा 1888 से 1965 ईस्वी और अंत में IA रिचर्ड्स का 1893 से 1989 ईस्वी। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न और मिलते हैं अगले प्रश्नों में अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।